Hello everyone, welcome to my channel Edu School. We are in the chapter Chemical Reaction and Equations. In previous video we have already discussed about balancing of equation and how to balance chemical equation. We have already discussed in previous video. And now today we will discuss types of chemical reactions. And our first reaction is combination reaction. So let's start its definition first. A reaction in which two or more reactants react, combine to form single product is called combination reaction. वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हों और उसका प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म में आए, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, here we take carbon plus oxygen. Carbon and oxygen in reactant side, two reactants, and it combines to form carbon dioxide. Only one product is formed. We take two types of reactant, carbon plus oxygen, but only one product is formed, is called combination reaction. Another one example is calcium oxide. Calcium oxide is also known as calcium oxide is also known as quicklime. The quicklime is react with water. Here you can see clearly two types of reactant, but its product is only one, calcium hydroxide. It is also known as slacked lime. तो जब ये दो क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली कि ये जो बेस्ट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक टूट जाना. तो ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इट्स डेफिनेशन. द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स. इस रिएक्शन में कोई एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, टूटता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में. तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. तो इट हैज़ सर्टेन पॉइंट्स. इट इज़ अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है. एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन. अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो इसमें एनर्जी का सप्लाई होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बिना एनर्जी के सप्लाई के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. तो ये एनर्जी का फॉर्म जो होता है वो हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होता है. विदाउट एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो किसी भी तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए तीन तरह के रिएक्शन होंगे. थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो वन बाय वन हम लोग इन तीनों को देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन वैसा डिकम्पोजिशन होता है जिसमें हम हीट की सप्लाई करते हैं. अगर हीट किसी रिएक्शन को दे रहे हैं तो वहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन की पॉसिबिलिटी है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग.
Here we take FeSO4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ग्रीन कलर का ये फेरस सल्फेट होता है और इट गिव्स हीट एनर्जी। ये जो ट्राइंगल शेप में आप देख रहे हैं इसे हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। दिस इज़ द साइन ऑफ हीट एनर्जी। तो अगर फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट एनर्जी हम लोग देते हैं तो ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक ही रिएक्टेंट लिया है और ये रिएक्टेंट को जब हम डिकम्पोज़ कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पर हो रहा है, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये ब्रेक कर रहा है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड में एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। सल्फ़र जैसे ही अगर आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो बर्निंग सल्फ़र होती है, जिसकी प्रेजेंस की बर्निंग के स्मेल की वजह से हमें समझ आता है कि सल्फ़र बर्न हो रहा है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती है और इसकी बैड स्मेल ही इससे बताती है कि इस रिएक्शन में सल्फ़र लिबरेट हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल आप फिर से अगेन देखें कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम डिकम्पोज करते हैं हीट के प्रेजेंस में तो इट गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। Another one example is lead nitrate. If we have take lead nitrate PbNO3 whole 2 और इसे अगर हम लोग हीट देते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में और प्लस ऑक्सीजन में ये ब्रेक करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स देता है और यहाँ लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में ये ब्रेक करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोगों ने हीट किया तो इट गिव्स लेड नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अनदर वन एग्जाम्पल इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने पहला एग्जाम्पल देखा थर्मल डिकम्पोजिशन से, जो थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट के थ्रू अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेक करता है 2 या 3 प्रोडक्ट्स में तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस, वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी it is not possible. That's why its name is electrolysis. Electrolysis, lysis means breaking due to electricity. अगर हम किसी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तो वैसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हेयर वी टेक H2O वाटर and we give electricity. It breaks into H2 plus O2. You first see balance the equation. Here two hydrogen and here also 2 hydrogen, but O2 oxygen is 2 in product and oxygen is only 1 in reactant. We put 2 here, then whole equation is balance. ओके तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। एक हम लोगों ने यहाँ पर बीकर लिया है, इस बीकर में we put some amount of water H2O and we take graphite rod here and in also we put test tube, inverted test tube on the graphite rod.
हम लोगों ने एक उल्टा टेस्ट ट्यूब इस ग्रेफाइट रॉड पर रख दिया है और इस बीकर में कुछ वाटर हमने डाला है, साथ ही साथ हमने इस पर कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स भी डाले हैं टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। H2SO4 डालने के लिए की वजह ये है कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो कर सके। जब हमने इसके साथ बैटरी को पुट किया तो वन साइड इज़ नेगेटिव टर्मिनल एंड वन साइड इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आप अच्छे से तरह से जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे कैथोड कहते हैं। और यहाँ ग्रेफाइट लेने का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देखते हैं कि वाटर H2O जब हमने इस बीकर में डाला था तो ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस में। तो OH माइनस जो है वो गो टूवर्ड्स एनोड बिकॉज माइनस साइन ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव, इसलिए जो OH माइनस होंगे आयंस वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव मीन्स एनोड की तरफ जाएंगे, और H प्लस आयंस गो टूवर्ड्स कैथोड, ये हमेशा H प्लस आयंस माइनस की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, बिकॉज अपोजिट साइंस अट्रैक्ट टू ईच अदर। और यहाँ हम लोगों ने शो किया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो यहाँ पर बन रही है वो ज़्यादा अमाउंट में बन रही है इन कंपैरिजन ऑफ O2 गैस। लेस ऑक्सीजन गैस इज़ कलेक्टेड इन दिस टेस्ट ट्यूब एंड मोर हाइड्रोजन गैस इज़ कलेक्टेड इन दिस टेस्ट ट्यूब। उसकी वजह ये है कि जो वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, तो इस H2O में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज़ मोर देन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, या कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ मोर देन द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल क्लियर इक्वेशन है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ब्रेक करते हैं वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ग्रेफाइट रॉड के ज़रिए, तो ये किस में चेंज होता है, H प्लस और OH माइनस में। इट इज़ ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ कुछ सर्टेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। एट कैथोड मोर हाइड्रोजन गैस गेट्स कलेक्टेड एंड एट एनोड ऑक्सीजन गैस लेस कलेक्टेड। कैथोड पर ज़्यादा हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस एनोड पर कम कलेक्ट होती है, बिकॉज रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज़ 2:1। हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन के, इसलिए हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के जो बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, वो ज़्यादा फॉर्मेशन करेंगे बबल्स का, हाइड्रोजन गैस का, in comparison of oxygen. Okay. Now let us start photochemical reaction. Photochemical reaction, the decomposition reaction in presence of sunlight। वैसा decomposition reaction जो सनलाइट के प्रेजेंस में परफॉर्म होता हो उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। फोटो मीन्स लाइट एंड व्हेन फोटो इज़ प्रेजेंट दिस रिएक्शन इज़ हैपन। ये रिएक्शन तभी पूरा होगा जब फोटो प्रेजेंट हो या सनलाइट प्रेजेंट हो, तभी ये फोटोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। हियर वी टेक वन एग्जाम्पल,
AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो इट गिव्स Ag, ग्रे कलर का Ag सिल्वर होता है ये, प्लस क्लोरीन Cl2 देता है। तो AgCl इज ब्रेक into Ag plus Cl2 in presence of sunlight or in presence of photo. Next example is AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी उसी तरह का रिएक्शन है जो हमने ऊपर क्लोरीन का देखा, सिल्वर क्लोराइड का, और यहाँ हम लोग देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो ये क्या देता है, सिल्वर Ag प्लस ब्रोमीन Br2। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो फोटोकेमिकल के एग्जाम्पल्स जो हैं दिए गए हैं यहाँ पर, ये तभी परफॉर्म हो सकते हैं जब सनलाइट का प्रेजेंस हो। बिना सनलाइट के प्रेजेंस के ये पॉसिबल नहीं है। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज थर्ड रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई की जाती हो, हीट सप्लाई हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, क्योंकि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़े, चाहे वो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, थर्मल डिकम्पोजिशन हो या इलेक्ट्रोलाइसिस हो, इन सब में एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहता है कि वैसा रिएक्शन इन विच हीट इज़ सप्लाइड इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट सप्लाई करें, एनर्जी, बोथ आर सेम वर्ड। तो हीट एनर्जी सप्लाई करें या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, तो इन सब केस में ये सारे रिएक्शंस जो होंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे। तो ये बिल्कुल एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो बिल्कुल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जैसा ही वर्क करता है। यहाँ आप देखें FeSO4 को हमने लिया और इसे क्या दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल शेप शो करता है हीट का। तो जब FeSO4 को हीट दे रहे हैं तो इट गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सेम रिएक्शन फेरस सल्फेट, प्रीवियस रिएक्शन में हम लोगों ने यही रिएक्शन लिया था। फेरस सल्फेट को जब हम लोगों ने हीट दिया तो इट ब्रेक्स इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अनदर एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी हमने सनलाइट प्रोवाइड किया। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। तो एक्सो मीन्स पता ही है कि एक्सो कहते हैं हम जब हीट रिलीज़ होती है बाहर तो उसे हम एक्सो कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, हीट रिलीज़ जब बाहर और इन्वायरमेंट में हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। कि वैसा रिएक्शन जहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही हो, कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद CaOH2 प्लस हीट का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट का फॉर्मेशन करें तो इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। कि जब हम लोग क्विक लाइम, CaO इज़ अ क्विक लाइम,
तो क्विकलाइम को जब नॉर्मल वाटर में भी मिलाते हैं तो इट गिव्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, इट गिव्स लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन ये होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को जब हम मिलाएंगे तो हमें ये हीट देता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और साथ में क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कंटेन्स मीथेन। अगर मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ऐसे कंडीशन में अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है, बाहर आ रही है, हीट बाहर आ रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ बेस्ट एग्जांपल आप देखें कि मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ साथ उसके एनर्जी भी लिबरेट होती है। अनदर एग्जांपल इज़ रेस्पिरेशन। इन C6H12O6 को जब ऑक्सीजन के साथ C6H12O6 को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है यहाँ, तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। ये रेस्पिरेशन का एग्जांपल है कि जब हम C6H12O6 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी। Now we will discuss very important topic, reactivity series before the starting displacement reaction. Displacement reaction पढ़ने से पहले हम लोग reactivity series को पढ़ लें तो हमें displacement reaction ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स में हम देखें कि हमने यहाँ पर कुछ मेटल्स के नाम लिखे हैं और साथ ही साथ उसके सिंबल्स भी दिए हैं मैंने। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड। दीज ऑल आर द वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ आप देखें कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी हुई है मेटल्स की, तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ऊपर की तरफ हैं, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद जो इन बिटवीन जो होते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो बिल्कुल यहाँ से आप देखें जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, दीज ऑल आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये इस पूरे सीरीज़ को हम लोग तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव से हम लोग कहाँ आते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ। तो यहाँ लास्ट में देखें गोल्ड है, तो गोल्ड इज़ वेरी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। और अगर हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम देखें कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाने का बेसिक फंडा यही था कि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को पढ़ने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? डिस्प्लेस का मतलब ही होता है अपनी प्लेस से हट जाना, डिस्प्लेस हो जाना, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे।
जैसे द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ऊपर से नीचे आने में हमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स मिले थे और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आने लगे हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ में डिक्रीजमेंट नज़र आने लगी। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो अपने से कम वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह ले लेंगे। यही हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग देखें, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ देखें आयरन और कॉपर सल्फेट ये दोनों रिएक्टेंट हैं। जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो FeSO4 बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉपर क्यों यहाँ अलग हो गया और इस कॉपर की जगह आयरन ने क्यों ले ली, क्योंकि यहाँ आप देखिए सीरीज़ में वेयर इज आयरन और कॉपर, तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इस वजह से आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने यही पढ़ा है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा देंगे और ख़ुद उसकी जगह ले लेंगे। तो आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इसलिए इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि आयरन ने कॉपर की प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद उसकी जगह ले ली। FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया। Fe इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, यह रीज़न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Ag प्लस CuSO4 इज़ इक्वल टू AgSO4 प्लस Cu। यहाँ आप देखिए कि सिल्वर रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, सिल्वर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ सिल्वर ने कॉपर को अलग कर दिया, सिल्वर ने कॉपर को अलग कर दिया और वो किसके साथ कंबाइन हो गया, AgSO4 के साथ, और कॉपर यहाँ पर अलग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Zn प्लस FeSO4 जिंक सल्फेट प्लस आयरन। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिंक ने आयरन को रिमूव कर दिया और ख़ुद उसकी जगह ले ली। तो ये सारे रिएक्शन जो अभी आपने देखे वो सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे और उसकी जगह खुद ले लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होता है, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें यहाँ देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ बेरियम जो है वो डिस्प्लेस किसके कर रहा है, Na को, और क्लोरीन सोडियम के साथ और क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन हो जाती है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट इस वजह से इस रिएक्शन को कह रहे हैं क्योंकि इसमें रेडिकल्स चेंज होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बेरियम क्लोराइड जब कंबाइन होता है सोडियम सल्फेट के साथ तो Ba जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है और सोडियम क्लोरीन के साथ।
तो ये यहाँ दो रिएक्शंस हो रहे हैं, इस वजह से ये दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस पूरे रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो प्रेसिपिटेट है क्या कि वैसा इनसॉल्युबल सॉलिड जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बनाता हो, सॉलिड फॉर्म में बच जाता हो रेसिड्यू के फॉर्म में, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एक बार और आप समझ लें कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, आयंस का जिसमें एक्सचेंज होता है, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यहाँ Ba सोडियम के साथ BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद बेरियम सल्फेट के साथ मिल जाता है और सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता हो और हाइड्रोजन का रिमूवल होता हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इस केस में हम लोग इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिडक्शन। Addition of hydrogen or removal of oxygen is called reduction reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता हो और रिमूवल होता हो ऑक्सीजन का, वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इट गिव्स कॉपर प्लस वाटर H2O। यहाँ आप देखें कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहेंगे। और यहाँ H2 से H2O बन रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिसमें और यहाँ कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहेंगे। मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड reduction and add of oxygen is called oxidation. Next one is redox reaction. The reaction in which both oxidation and reduction can be observed, such reaction are called redox reaction. वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरह के रिएक्शन प्रेजेंट हो, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ये दोनों प्रेजेंट हों किसी एक ही रिएक्शन में, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ऊपर भी इसका एग्जांपल दिया था, तो उसमें देखा था हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर प्लस H2O वाटर। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म होकर सिर्फ कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड यहाँ देखिए H2 से H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन अभी अकेला है, अभी इसके साथ ऑक्सीजन भी कंबाइन हो जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये इस एग्जाम्पल में हम लोग दोनों तरह के रिएक्शंस देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो वैसा एग्जाम्पल्स या वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरह के रिएक्शन परफॉर्म होते हों, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन इज विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज़ रेड्यूस्ड। इस इक्वेशन को आप देखें और
बताएं कि विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज़ रिमूव्ड। इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और क्या रिमूव्ड हो रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। आई होप कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आया हो। नेक्स्ट वन इज़ भी कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं हम लोग, और इस एग्ज़ाम्पल को आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ZnO प्लस कार्बन, Zn इट ब्रेक्स इनटू जिंक प्लस CO। तो यहाँ देखिए ZnO से ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन से CO में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब कार्बन अलोन है और इसके साथ कंबाइन ऑक्सीजन हो जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। एंड ZnO में ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट यहाँ लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इट मीन्स के दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। Another ZnO is reduced and carbon is oxidized, इस एग्जाम्पल्स में होंगे। Another example is Al2O3 plus Fe। यहाँ Fe के साथ Fe2O3 ऐड हो जाते हैं और Al2O3 से रिमूव क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, सिर्फ एल्युमिनियम बच जाएगा। इसे आप बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ Al2O3 is reduced and iron is oxidized. Okay. Next, MnO2 plus 4HCl, it gives MnCl2 plus 2H2O। यहाँ भी आप देखें कि मैग्नीज ऑक्साइड है, यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो MnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड यहाँ 4HCl है और ये HCl MnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड MnO2 यहाँ मैग्नीज क्लोरीन के साथ कंबाइन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड HCl के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या कंबाइन हो रहा है, ये यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो इट गिव्स ऑक्सीडाइज्ड, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन इज completed here. MnO2 is reduced and HCl is oxidized. Another example is PbO plus carbon C plus 2Pb plus CO2। यहाँ भी आप देखें PbO है अभी और अब ये Pb में चेंज हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। यहाँ कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। पहले अभी ये कार्बन अकेला है, अब इसके साथ ऑक्सीजन भी मिल जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है। एंड लास्ट वन इज reaction is corrosion. When some metals reacts with around it like oxygen, vapor, moisture, the metal gets spoiled. This process is called corrosion. Corrosion reaction से हम लोग अच्छी तरह से नोन है, क्योंकि corrosion जो रिएक्शन होता है तो आप अपनी घरों में देखेंगे इस तरह का रिएक्शन होता रहता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये ऑक्सीजन मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है। मॉइस्चर के प्रेजेंस में मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वेपर के साथ, और तब मेटल गेट्स स्पॉइल्ड, और उस कंडीशन में मेटल स्पॉइल्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कॉरोड हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कॉरोजन कहते हैं। वंस मोर कि व्हेन सम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन वेपर, अगर कोई सा मेटल रिएक्ट करता हो ऑक्सीजन के साथ, वेपर के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो रिएक्ट करने के बाद वो मेटल स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसे हम कॉरोड कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉरोजन। फॉर एग्ज़ाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे में जंग लगना, ये तो सारे लोग जानते हैं कि आयरन में रस्ट लगता है, और रस्ट लगने के बाद वो किसकी वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है। और मॉइस्चर जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मॉइस्चर के साथ जब रस्टिंग होती है तो आयरन बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, फिर उसका कोई काम नहीं रहता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, आयरन
plus oxygen plus moisture, it means water, it gives Fe2O3 and XH2O. X का इज इक्वल टू 2 और 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन या 3 H2O वाटर के हो सकते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। यहाँ देखें सिल्वर आर्टिकल्स, जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं या उसकी जो ज्वेलरी होती है, जो भी चीज़ें बनती हैं सिल्वर की, तो वो भी क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे स्पॉइल्ड हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। Ag+S सिल्वर सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है और Ag2S ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स CuCO3। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, कॉपर बिकम्स ग्रीन हो जाता रहता है यहाँ, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो कॉपर CuCO3 का फॉर्मेशन करता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो these are the examples of corrosion. Next one is rancidity. When fats and oils react with oxygen, अगर फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन होगा, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ऐसा हुआ है आपके घरों में कि आपने देखा होगा कि फ़ैट्स, वैसी चीज़ें जो ऑयली होती हैं, फैटी होती हैं, जब हम उसे किसी कंटेनर में रखते हैं और वो ऑक्सीजन जब वो बार बार खोलता है, बंद होता है या खोला हुआ छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसका टेस्ट स्मेल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। तो रैंसिडिटी इज़ प्रिवेंटेड बाय एडिंग सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइक सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो रैंसिडिटी से बचने के लिए कुछ हम लोग सर्टेन सब्सटेंसेस डालते हैं जिसकी वजह से रैंसिडिटी ना हो, हमारी चीज़ें ख़राब ना हो, जैसे ऑयल है, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हम अगर किसी चीज़ में रखते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये हमें रैंसिडिटी से बचाता है। तो जितनी हमें अगर किसी भी चीज़ों को बचाना है तो उस रैंसिडिटी से बचाना है तो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सॉल्ट, शुगर या ऑयल। तो घरों में जो पिकल्स बनाए जाते हैं या बाज़ार से जब हम लोग पिकल्स लाते हैं, अचार वगैरह, तो वो क्या होता है, उसमें भी इसी तरह का सॉल्ट या ऑयल का काफ़ी ज़्यादा डाले रहते हैं, जिसकी वजह से वो रैंसिड नहीं होते हैं और कुछ समय तक, कुछ वक्त तक वो चल जाते हैं, उसमें रैंसिडिटी नहीं होती, वो ऑक्सीडेशन उसके साथ नहीं होता, हम बार बार खोलते हैं उसके बावजूद भी। लेकिन अगर लंबे वक्त तक उसे छोड़ दिया जाए तो उसमें भी रैंसिडिटी हो जाती है। एक एग्जांपल यहाँ पर देखें कि सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जैसे N2 गैस। N2 गैस नाइट्रोजन गैस जो होती है, जो आपने मार्केट में आपने देखा होगा कि जो चिप्स की पैकेट्स होती हैं, उस चिप्स की पैकेट को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो वहाँ पर या रैंसिडिटी ना हो तो उस चिप्स के पैकेट में N2 गैस डाली जाती है ताकि वो काफ़ी वक्त तक फ्रेश रह सके, उसमें किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो ना आ सके और उसमें रैंसिडिटी नहीं हो और वो काफ़ी लंबे वक्त तक फ्रेश रह सके, इसलिए N2 गैस उसमें फिल की जाती है। तो ये था आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर को पूरा थॉरली आपके सामने रखा है और मैंने इस चैप्टर से किसी भी तरह के पॉइंट्स को नहीं छोड़ा है जो आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। मैंने इसमें कोई सा भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर कहीं पर आपसे कुछ मिस हो जा रहा है तो उसे आप दोबारा से देखें और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।